वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नॉलेज एजुकेशन ग्रुप। तो अब हम लोगों ने लेंस, मिरर और प्रिज्म पढ़ लिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। ओके, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये समझेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए आ रही है, श्वेत प्रकाश किरण सूर्य से चल करके आती है, वह प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म कण से टकराती है। समझिएगा, किसी भी लगभग जो आपका रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो अप्रॉक्सीमेट 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है, वो लगभग आपका 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। कहीं पर 8000 लिखा होता है, ये 3600 3800 लिखा होता है। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, एक रेंज होती है। समझ में आ गई बात? एक रेंज होती है कि लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो दृश्य तरंगें होती है, जो हमें दिखाई देती है, जिनके कारण हमको दिखाई देता है, जिनका संसूचन हमारे नेत्रों द्वारा किया जा सकता है, उनकी रेंज ये होती है। फिर इससे जो अधिक वेवलेंथ की तरंगें होती हैं वो और गहरी लाल हो जाती है, जिनको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं। जैसे रिमोट की जो बटन से कलर निकलता है या पिघलती हुई धातुओं में जो कलर होता है बिल्कुल डार्क जो है रेड होगा, और इससे कम वेवलेंथ अगर है तो वो हमारा अल्ट्रा वायलेट। अभी तो वायलेट होता है सबसे लास्ट में, फिर अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, बिल्कुल मतलब आँखों में झुझुलाहट पैदा करेगा, वो डार्क बिल्कुल बैगनी कलर। तो इस तरह से इसमें जो अपना ये रेंज है, प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश अपनी इस तरंग दैर्घ्य की रेंज, समझ में आ रही बात, इस तरंग दैर्घ्य की रेंज वाले कणों से या अणुओं से या इससे बहुत छोटे अणुओं से वो टकराता है। यानी वेवलेंथ इतनी है, इससे भी छोटे कण हो। क्लियर है? इससे भी अगर छोटे कण हो और उनसे जब प्रकाश टकराता है तो यूँ मान लीजिए कि ये एक आपका कण है और ये प्रकाश इससे टकराती है। तो टकराने के बाद या विभिन्न रास्तों में हो जाती है, यूँ कह सकती हो। अब समझिए, यही तो प्रकीर्णन में समझना है आपको। ये हुआ क्या है? क्या ये टकरा के मिल गई? कह सकते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि इस तरंग का, ये तरंग जो आई यहाँ पर, तो इस तरंग का यहाँ पर आते ही अवशोषण हो गया, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। समझने की बात है, केवल प्रकीर्णन को समझना है। यहाँ ये समाप्त होती है और नई तरंग स्फुटित कर देती है, यह भी प्रकीर्णन का भाग कहलाएगा। तो प्रकीर्णन क्या करता है, आने वाला जो जब कोई प्रकाश तरंग बहुत छोटे कणों से अपने तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटे कणों से टकराता है तो उसका वस्तु के द्वारा पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है और पुनः नई तीव्रता की नई तरंगें उससे उत्सर्जित होने लगती है या उत्सर्जित होती है, फैलने लगता है नया विकिरण। इस प्रकार की घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। रेले ने बताया कि रेले के साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने 1817 में एक इक्वेशन टाइप में दी, ऐसा बताया इन्होंने कि जो एम्पलीट्यूड, एक चीज और हम समझ लें यहाँ पर, देखिए आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, समझना, आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णित, ये आपतित प्रकाश और ये प्रकीर्णित प्रकाश है। आने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अगर बराबर है तो ये कहलाएगा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? प्रत्यास्थ प्रकीर्णन हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब अगर ये लैम्डा और लैम्डा डैश आपस में बराबर है तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, और लैम्डा और लैम्डा डैश बराबर नहीं है तो ये कहलाएगा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन भी आपका एक तरह से दो प्रकार का ये बट गया, ठीक है ना।
अब इसकी घटना को रैले ने एक इक्वेशन के द्वारा समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश का एम्पलीट्यूड है, जो प्रकीर्णित प्रकाश का एम्पलीट्यूड है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द 1/λ²। इन्होंने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश का जो आयाम है वह जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर भी कंफ्यूजन दिमाग में मत लाइएगा। ये जो लैम्डा है ये आने वाला लैम्डा है, समझ में आ रही बात। ये प्रकीर्णन के बाद की एम्पलीट्यूड है और यह प्रकीर्णन के पहले का वेवलेंथ है। तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो एम्पलीट्यूड है वहाँ जो आने वाले प्रकाश के जो वेवलेंथ होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। वेव में हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। तो इसका मतलब हो गया कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द 1/λ² का स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द 1/λ⁴ का इंटेंसिटी जो लैम्डा की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो इंटेंसिटी है ये प्रकीर्णित प्रकाश की इंटेंसिटी है, यह प्रकीर्णन की तीव्रता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गया पॉइंट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्या बताता है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके प्रकीर्णन की तीव्रता कम होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। प्रकीर्णित प्रकाश की जो एम्पलीट्यूड है वो जो इंटेंसिटी है वो आने वाले लाइट के वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेने की, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसके जो प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता उतनी कम होगी। तो ये रैले का नियम कहलाता है। तो ये हमारा प्रकीर्णन की परिभाषा के बारे में हमने आपको बताया कि प्रकीर्णन क्या होता है और ये किस रंग का। अगर देखिए लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन भी कम होगा, और बैगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी अधिक होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है किसका कम होता है। हाई वेवलेंथ का प्रकीर्णन कम, लो वेवलेंथ का प्रकीर्णन ज़्यादा। लेकिन प्रकीर्णन करने वाले जो पार्टिकल हैं उनका जो साइज है वो प्रकाश की वेवलेंथ से काफ़ी छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होगा। एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकीर्णन से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हमको दिखाई देती हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। प्राकृतिक घटनाएं जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा तेज देखेंगे हम लोग। हमें पता है कि भाई जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसमें जो नीले रंग की या बैगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो देखिए लैम्डा V इज लेसर देन लैम्डा R। ऐसे ही सारे कलर को हम लोग लिख देंगे। इस तरह से मैंने सारे लिख लिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसका वेवलेंथ कम, रैले का नियम कहता है कि जिसका वेवलेंथ कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा। तो वेवलेंथ कम किसके भैया, बैगनी की, नीले की, यानी लोअर कलर्स जो होते हैं, ब्लू टाइप के जो कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है। और जो रेडिश कलर होते हैं, लाल है, ऑरेंज है, ऊपर वाले कलर जो होते हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो उनका प्रकीर्णन कम हुआ, इनका प्रकीर्णन हो गया ज़्यादा। जैसे ही इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा
तो वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णन हुआ, तो उन कणों से प्रकीर्णन होने पर जो सेंसिटिविटी हमारे नेत्रों की है वो नीले रंग के प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कम वेवलेंथ की प्रति सेंसिटिविटी ज़्यादा, सुग्राहिता अधिक हो गई क्योंकि उसका प्रकीर्णन हुआ है, उसका टकराव ज़्यादा हुआ है, वो टकराने के बाद विभिन्न भागों में बटा है, तो उसकी हमारे नेत्रों में चमक ज़्यादा हो गई, उसका फीलिंग ज़्यादा आएगा। और रेड कलर का प्रकीर्णन हो नहीं पाया, बहुत कम हुआ, तो उसकी फीलिंग सबसे कम आ रही है। तो संसूचन जो हुआ वो ब्लू कलर का या वायलेट कलर का, इस टाइप के कलर का हमें ज़्यादा संसूचन हो रहा है नेत्रों से, इसलिए हमको वायुमंडल में ऐसा लगता है, वायुमंडल में ही दिखता है क्योंकि वही प्रकीर्णन हुआ है, तो वहाँ पर हमको वायुमंडल में नीला रंग जैसा दिखाई देता है। अब ये वायुमंडल अगर नहीं होता तो प्रकीर्णन नहीं होता, जब प्रकीर्णन नहीं होता तो सारे कलर हमारे आंखों में बराबर पड़ते, वाइट कलर, वाइट लाइट आती और हमको जो आसमान है वो काला दिखाई देता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा है बादल सफेद दिखाई देता है। तो बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? हमें बादल क्या है? बादल एक तरह से जल की छोटी छोटी बूंदें हैं। अच्छा, प्रकीर्णन किससे होना था? जल के एक अणु से होना था। किससे होना था? अणु से। और अगर जल का एक कोई बहुत छोटी बूंद बन गई, कितनी भी छोटी बूंद बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो बूंद का आकार है ना वो लैम्डा से काफ़ी अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कण मिलकर के तभी तो हमको दृश्यमान होंगे, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो एक ही जो छोटी सी बूंद है उसमें भी करोड़ों जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका अवरोध का आकार है वो वेवलेंथ की तुलना में काफ़ी अधिक हो गया, और अधिक हो गया तो मैंने कहा अधिक होने पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो जैसा श्वेत प्रकाश होता है वैसे हमको बादल दिखाई देते हैं। समझ में आ गई बात? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? अरे भाई नीला आसमान है, उसका छाया आपको जमीन नीली दिखाई देगी। अब दूर से आप जब देखेंगे तो नीला ही तो दिखाई देगा, जो है 70% भाग जो पृथ्वी के पृष्ठ का वो जली है, तो उसी कलर का दिखाई देगा। तो नीला रंग, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। डेंजरस साइन, जो खतरे का निशान होता है वो लाल दिखाई देता है। खतरे का निशान वो लाल को बताते हैं। तो खतरे का निशान लाल इसलिए रखते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट चलती है और ये लाइट मान लो ग्रीन है, जो भी कलर है, मान लो बैगनी है, अब यहाँ वायुमंडल में उपस्थित है, तो अगर ये लाइट वायलेट है तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि वायुमंडल के कणों से इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। भैया वेवलेंथ कम है तो प्रकीर्णन इसका ज़्यादा होगा, तो ये इसका वायुमंडल में फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ फैल जाएगी तीव्रता इसकी ज़्यादा, तो इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस हो जाएगी कम। अब यही अगर रेड कलर की लाइट ले लिया जाए तो इसका वेवलेंथ है ज़्यादा, जब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन कम होने का मतलब क्या है कि इसका वायुमंडल में इसका बहुत कम भाग जो है वायुमंडल के अंदर क्षयित हो रहा है, समाहित हो रहा है, और शेष भाग आगे निकलता चला जा रहा है। तो रेड कलर के बाद कहीं की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब रेड कलर का अगर साइन है मुझको यहीं से दिख जाएगा खतरे का निशान। वायलेट कलर का होगा तो यहाँ से दिखाई देगा, तब तक हम खतरे के काफ़ी समीप पहुँच चुके होंगे, तो जो एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें जो खतरे का निशान है वो रेड कलर का या रेड लाइट के रूप में बनाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल फिनोमिना है। एक चौथी जो है इम्पोर्टेंट है वो होती है आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, दोपहर में सफेद दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो देखिए हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। डायग्राम बना करके समझेंगे इसको।
लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को भी समझना है। हमें पता है कि भाई वायुमंडल जो पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल है, वायुमंडल नहीं होता तब तो हमें आसमान काला दिखाई देता, प्रकीर्णन होता ही नहीं। लेकिन अगर वायुमंडल है तो प्रकीर्णन हो रहा है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये आपका वायुमंडल का भाग हो गया, ये प्रेक्षक है। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह यहाँ से सूर्य से चलने वाला जो प्रकाश है ना, वो जब प्रेक्षक पर पहुँचता है, या शाम को चलने वाला प्रकाश जब प्रेक्षक पर पहुँचता है तो वायुमंडल में इसके द्वारा तय गई दूरी काफ़ी अधिक होती है, समझिएगा। और दोपहर में, ये दोपहर का टाइम है, ये इवनिंग है और ये मॉर्निंग है, ठीक है। तो मॉर्निंग या इवनिंग में सूर्य के किरण द्वारा जो दूरी तय की जाती है ना वायुमंडल में काफ़ी अधिक होती है शाम को, जबकि दोपहर में बहुत कम दूरी होती है इसकी तुलना में। हालांकि हमने इसकी जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा बना रखी है, क्योंकि इसकी रेडियस तो हमने बहुत थोड़ी ली है, तो उस तुलना में जो उसका वायुमंडल में बहुत पतला होगा। थोड़ा मैं पतला कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन आ जाए। ऐसे बना देता हूँ आपका। ये प्रेक्षक है, मान लो आप यहाँ बैठे हैं। अब सुबह जब प्रकाश किरण आएगी और शाम को जब प्रकाश किरण आएगी, इवनिंग है, इवनिंग में जो सूर्य की प्रकाश किरण आएगी आपके पास तक, और ये मॉर्निंग आपका इस समय प्रकाश किरण आएगी ऐसे। तो दोपहर की तुलना में सुबह और शाम सूर्य के प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा दूरी तक, अच्छा, वायुमंडल में जितनी दूर तक प्रकाश जाएगा प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात नहीं है। शाम को कभी कभी लाल रंग भी दबने लगता है, क्यों? जब बिल्कुल लास्ट पीक पॉइंट पर पहुँच जाता है ना, वहाँ पर इतनी दूरी तय हो जाती है कि जो नीचे के कम वेवलेंथ वाले कलर वो तो धीरे धीरे फिनिश होने लगते हैं, वायुमंडल में खत्म होने लगते हैं। अच्छा, जिसका प्रकीर्णन हो गया रास्ते में तो कम होने लग गया, तो पहुँचेगा कौन सा कलर दूर, ट्रेवल कौन सा कलर ज़्यादा दूरी तय करेगा? तो जो ट्रेवलिंग कैपेसिटी है वो अधिक वेवलेंथ की ज़्यादा होगी। तो जब बहुत दूर तक प्रकाश किरण का कुछ वायुमंडल में चलना पड़ गया, तो जो सबसे अधिक वेवलेंथ की है वही सबसे अधिक दूरी तक जाएगा। तो जो रेड कलर है उसकी जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो सुबह या शाम को रेड कलर हमारे आंखों तक सबसे अधिक मात्रा में आ पाता है, इसलिए हमें वो रेडिश दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य सुबह हो या शाम। दोपहर में प्रकाश को कुछ खास डिस्टेंस नहीं तय करनी पड़ती वायुमंडल में, जितनी डायरेक्ट डिस्टेंस है उसी को तय करना होता है, तो हमें कुछ खास अंतर उसके कलर में दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसीलिए यानी आप कह सकते हो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और लैंग्वेज में जानोगे कि सुबह और शाम को सूर्य के प्रकाश के किरणों को वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। फलस्वरूप सभी रंगों का प्रकीर्णन जो है हो जाता है, जबकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम होती है, जिसका रंग लाल होता है। अतः लाल रंग जो है प्रेक्षक तक अधिकतम मात्रा में पहुंचता है। सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो लाल रंग होती है, अतः हमें सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। तो ये सब कुछ जो था ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में था। कोई अगर डाउट है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका इंद्रधनुष
और ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, अलग अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तब तक के लिए नमस्कार।